दोस्तों नमस्कार। घटना चक डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी किताब के बारे में बात करूंगा जो आपके न केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपको बेहतर जानकारी है कि 27 अक्टूबर 2024 को यूपी पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है और 17 नवंबर 2024 को बिहार पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है। इसी दौरान एमपी पीसीएस की भी परीक्षा नज़दीक है। ऐसे में एक ऐसी पुस्तक जो इन सारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। पहली बात तो आप इस बुक का कवर देख लीजिए। ये बुक है, मेरे हाथ में है और इस बुक का नाम है नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम। दोस्तों, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आप भावी प्रशासक हैं और भावी प्रशासक से ये उम्मीद की जाती है कि वो देश की योजनाओं के संदर्भ में, कार्यक्रम के संदर्भ में उसकी जागरूकता रहे, वो जानता रहे कि कौन सी योजना कब शुरू हुई, कितना एलोकेशन हुआ, क्या इसका फ्यूचर है, इसका लक्ष्य क्या है, कैसे योजना का कार्यान्वयन होना है। क्योंकि भावी प्रशासक जो होता है, जो भावी अधिकारी होता है, वही योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, वही योजना के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, बिहार लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हर पब्लिक सर्विस कमीशन ये उम्मीद करता है कि आपके अंदर योजनाओं को लेकर एक साफ समझ हो, योजनाओं को लेकर एक विस्तृत कार्यक्रम आपके दिमाग में हो। तो ये किताब योजनाओं पर प्रकाश डालती है और योजनाओं से आपको अवगत कराती है। चाहे प्री परीक्षा की बात हो, चाहे मेंस की। प्री में 4-5 सवाल योजनाओं से आते हैं हर परीक्षा में, और मेंस में तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर इन योजनाओं की जानकारी, जागरूकता आपके अंदर होगी तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि इस किताब में क्या क्या है। थोड़ा सा आपको मैं किताब के अंदर ले जाऊंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण कैसे है। तो आज किताब का ये पहला पेज मैंने खोल दिया है और अब आप शुरू करते हैं कि आखिर इस किताब में क्या है, इस किताब में आपकी परीक्षा के लिए क्या चीज़ें हैं। तो ये इस किताब का इंडेक्स है। हमने किन किन योजनाओं को इस किताब में कवर किया है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा नज़दीक है। ऐसे में पहले तो उत्तर प्रदेश की योजनाओं को ही इसमें कवर किया गया है और इसका पहला जो इंडेक्सिंग की गई है वो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियां, योजनाएं। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियां, योजनाओं में उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुत्थान कार्यक्रम, ये एक योजना शुरू की गई है। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्रीकल्चर योजना, निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022। लॉजिस्टिक नीति से संबंधित सवाल उत्तर प्रदेश मेंस में पिछले वर्ष आ चुका है 2023 में। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक जिला एक खेल ओडीओस योजना, इस योजना के बारे में भी इस किताब में बताया गया है। आगे है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2023। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी मेंस परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी पीसीएस का जो 5th और 6th पेपर होता है उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे में अगर योजनाओं की तैयारी आपकी बेहतर रहेगी तो आप 5th और 6th पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। चाहे आप मेंस दे रहे हो या ना दे रहे हो, परीक्षा की तैयारी आपने शुरू ही की हो, तब भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक समझ विकसित करने का ये काम करेगी। ऐसे में अगर आप भविष्य में कभी भी मेंस देते हैं, चाहे 25 का चाहे 26 का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। कई लोगों को लगता है कि योजनाएं परीक्षा के पहले पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि योजनाओं को समझने की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आप योजनाएं बार बार पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब आप जाके प्री और मेंस दोनों में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हो सकता है कि परीक्षा के तुरंत पहले पढ़कर आप प्री में अच्छा परफॉर्म कर लें, लेकिन मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आपको लगातार निरंतर योजनाओं से जागरूक रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति की चर्चा की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 2021 से 30 तक क्या स्थिति होगी, कैसे जनसंख्या नियंत्रित की जाएगी, उत्तर प्रदेश के क्या प्लान्स होंगे, इसमें बताया गया है। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति की चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 में संशोधन, इसके संदर्भ में भी इन योजनाओं में चर्चा की गई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको लगभग सारी योजनाएं इसमें जो है मिल जाएंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित इतनी सारी योजनाएं आपको इसमें इस किताब में मिलती जाएंगी। और फिर जो है इंडेक्स में आप आगे आएंगे
ये सब उत्तर प्रदेश की योजनाएं ही चल रही हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की योजनाओं में कुछ और योजनाओं का मैं जिक्र कर देता हूं, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि हमने कितना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इस किताब को कवर किया है। जैसे एक योजना है निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना, ये योजना भी हमने इसमें कवर की है। भूजल संरक्षण मिशन, मिशन परिवार विकास, मुखबिर योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, इसके बारे में तो आप खैर परिचित होंगे, लेकिन इसका अपडेशन 2023-24 में उत्तर प्रदेश ने क्या किया, इकोनॉमिक सर्वे में क्या आया, 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश ने क्या किया, इन योजनाओं में अगर कोई अपडेशन हुआ सब कुछ आपको इस बुक में मिलेगा। प्रकाश है तो विकास है योजना, इस तरह की योजनाएं कई बार निबंध में भी पूछी जाती हैं। द मिलियन फार्मर्स स्कूल योजना, शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराया के आवास योजना, ये सारी योजनाओं को बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कवर किया गया है। कैसे कवर किया गया है मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये उत्तर प्रदेश की योजनाएं ही अभी चल रही हैं। इतनी सारी योजनाएं आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखने को मिल रही हैं। अगला जो हेड है योजनाओं से संबंधित, उस हेड का नाम है कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, यानी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को इस हेड में कवर किया गया है। जैसे कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान संपदा योजना, कृषि निर्यात नीति 2018, इन सारी योजनाओं को कवर किया गया है इस हेड में। और ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी एग्जाम में, आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आपको प्री और मेंस दोनों में इस तरह की योजनाएं, मतलब इसमें कृषि संबंधित सारी योजनाएं हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि उड़ान 2.0 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति है। ये सारी योजनाएं जो है इस हेड में कवर की गई हैं। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो अगला हेड है वो है रोजगार। रोजगार के संदर्भ में भारत सरकार के पास क्या क्या योजनाएं हैं इस हेड में कवर किया गया है। जैसे अग्निपथ योजना सेना से संबंधित है, स्माइल 75 एक योजना है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आप अच्छी तरह जानते होंगे, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये सारी योजनाएं जो रोजगार से संबंधित हैं इसमें कवर किया गया है। आगे बढ़िए, स्टार्टअप हो गया, स्टैंड अप हो गया, आप समझ लीजिए इसको। अब युवा शिक्षा एवं कौशल विकास, अब युवा शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित सारी स्कीम, सारी योजनाओं को इसमें दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल पीएम श्री स्कूल योजना, राष्ट्रीय वायु खेल नीति, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस तरह की योजनाओं को इस हेड में कवर किया गया है। आगे जो है आपको खेलो इंडिया को भी इसमें समाहित किया गया है। तो मतलब कुल मिलाकर अलग अलग हेड और उसके अंतर्गत योजनाओं को बहुत विस्तार से हमने कवर किया है, ताकि आपकी कोई भी योजना, चाहे वो प्री में पूछता हो या मेंस में पूछता हो, आपसे कोई भी योजना बचने ना पाए और आप बेहतर तरीके से पढ़कर प्री और मेंस दोनों में अच्छा परफॉर्म करें। अगला हेड जो आता है वो हेड संबंधित है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित जितनी योजनाएं हैं इस हेड में कवर किया गया है। जैसे राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, महिला और बाल विकास मंत्रालय की जितनी मिशन पोषण 2 से संबंधित योजनाएं हैं, सघन मिशन इंद्रधनुष है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस हेड में कवर की गई हैं। और मतलब कुल मिलाकर आपको लगभग सारी योजनाएं जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य कई बार राज्य सरकारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इस पूरी पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगी। फिर जो है अगला हेड है, मतलब ये सारी योजनाएं देखिए इकोनॉमिक से संबंधित योजनाएं हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से संबंधित योजनाएं हैं, इन योजनाओं को भी कवर किया गया है। जैसे नमस्ते योजना एक विज्ञान से संबंधित योजना है, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना है, इन सारी योजनाओं को इसमें जो है कवर किया गया है। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब योजनाओं की लिस्ट तो लगभग आपने देख ली और हम उसको पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। योजनाओं को जब आप किताब हमारी खरीदने जाएंगे, हमारे ऐप पे जाएंगे, तो आपको इंडेक्सिंग पूरा पीडीएफ में मिल जाएगी कि हमने क्या क्या कवर किया है। लेकिन अब हम देखते हैं कि किताब में हमने जो योजनाएं लिखी हैं उसको किस तरह से प्रेजेंट किया है, उसको कैसे प्रेजेंट किया है, उसको लिखा कैसे है, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि प्री में कैसे हम क्या पर्सपेक्टिव अपनाएं और मेंस में कैसे पर्सपेक्टिव अपनाएं। तो आज ये शुरुआत हम आपको कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि हमने इसको कवर कैसे किया है। तो अब आप पहले योजनाओं की बात करेंगे जिसका नाम है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि प्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है,
सबसे पहले दिया गया है कि 27 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। ये नीति बहुत विवादित थी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी इस नीति की। अब इस नीति से संबंधित आपके एग्जाम में क्या सवाल, क्या प्रश्न आ सकते हैं, उसमें मैं आपको बताता हूं कैसे आपको तैयार करना है। जैसे अगर आपसे ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति को कब मंजूरी दी गई, आपके पास विकल्प आ गया। मान लीजिए आपके पास विकल्प आ गया कि उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दी गई कब दी गई। आपके पास विकल्प आ गया 27 अगस्त का विकल्प, आपके पास विकल्प आ गया 29 अगस्त का विकल्प, आपके पास विकल्प आ गया 30 जुलाई का विकल्प, या फिर आपके पास विकल्प आ गया 5 सितंबर का विकल्प। तो आपको जो है टिक करके आना है कि 27 अगस्त 2024 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा जो है इस नीति को इसका जो है स्वीकृत किया जाना तय हुआ। तो मतलब कुल मिलाकर इस तरह से आपको जो है आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी। अब इस योजना से संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं उनको भी इसमें बताया गया है। अब मुख्य तथ्य में क्या है, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन्न विकासपरक जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाए जाने हेतु इस नीति को तैयार किया गया है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार काम करती है तो अपनी योजनाओं का बखान भी चाहती है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने कोई योजना शुरू की जिसका नाम ए है। अब इस योजना को इन्होंने टारगेट रखा कि इसमें जो है वो आबादी आएगी जिसकी इनकम, मैं उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं जिससे आप समझ जाए, 3 लाख एनुअल से कम है। और इस योजना के तहत मान लीजिए 4 करोड़ 40 लाख इतने लोगों को लाभ मिला, 4 करोड़ 40 लाख लोगों को लाभ मिला। तो हर सरकार ये चाहती है, हर पार्टी ये चाहती है कि जिन योजनाओं को वो शुरू करे उससे कितना लाभ हुआ ये आम जनता तक भी जाए। तो इस नीति का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य 2 तरह से हो सकता है। पहला उद्देश्य हो सकता है कि जनता के अंदर एक जागरूकता की भावना आए, जनता के अंदर जागरूकता की भावना आए। जागरूकता की भावना कैसे आएगी, बहुत जनता की बहुत बड़ा एक चंक होता है जिसको पता नहीं होता कि कौन सी योजना सरकार ने शुरू की है, उसका लक्ष्य क्या है। और दूसरी बात यह है कि सरकार चाहती है कि वो जो काम कर रही है, वो जो उद्देश्य बनाकर काम कर रही है, उन उद्देश्यों और सरकार के इंटेंशन की जानकारी लाभार्थी वर्ग तक पहुंचे। लाभार्थी वर्ग कौन, जिसने इन योजनाओं का लाभ लिया है, ताकि वो समझ पाएं कि उन्होंने जिस सरकार का चयन किया है, जिस सरकार को चुना है, वो किस तरह काम कर रही है। तो आप इस उद्देश्य को जब पढ़ेंगे, ये बेसिकली आप समझ लीजिए मेंस में बहुत काम आने वाली चीज़ है। जब आप मेंस में लिखेंगे तो पूछ लेगा, वो कह देगा कि 200 वर्डों में, 200 शब्द में आप उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति के बारे में बताइए और ये बताइए कि इसके उद्देश्य क्या हैं। तब आपका उद्देश्य जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा और जो चीज़ जिसकी चर्चा मैंने की वो आप यहाँ लिख के आएंगे तो आपको बेहतर जो है वहाँ आकलन में देखने को मिलेगा और एग्जामिनर आपसे एक बेहतर परीक्षार्थी होने की उम्मीद के साथ आपको नंबर देगा। देखिए अगला जो पॉइंट है वो है डिजिटल माध्यम, जिसे एक्स, जिसको ट्विटर को एक्स कहा जाता है, पहले ट्विटर था। फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, रील्स को प्रदर्शित किए जाने के लिए एजेंसी को सूचीबद्ध किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे सोशल मीडिया की ताकत बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया की ताकत को पहचानते हुए इस योजना को शुरू किया है। तो मतलब ये कुल मिलाकर ये योजना है। फिर उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, सारी टेक्निकल डिटेल आपको देखने को मिलेगी। जैसे प्री में परीक्षा में ये आ सकता है कि एक्स चलाने वाले जो व्यक्ति होंगे उनको अधिकतम कितना रुपया पर मंथ दिया जाएगा। तो आप जो है प्रश्न पूछ लेगा तो आपको जवाब इस लाइन में मिलेगा। फेसबुक पे जो लोग हैं उनको कितना रुपया दिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसकी डिटेलिंग आपको मिल सकती हैं। तो मतलब ये चीज़ मामला है। अब यूट्यूब पे कितना दिया जाएगा, तो अधिकतम भुगतान की सीमा यूट्यूब पे 8 लाख रुपया है। तो ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं प्री में। मतलब आप देख रहे हैं कि मेंस में भी और प्री में भी दोनों चीज़ों में जो है योजनाओं की क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये समझ में आ रहा है। अब अगली योजना है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन और अनुरक्षण नीति। इसकी चर्चा की गई है। अब फिर वही पैटर्न 27 अगस्त 2024 को इसको जो है स्वीकृत किया गया है। अब
स्वीकृत के बाद आप देखेंगे कि इन योजनाओं से संबंधित, इस योजना से संबंधित क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, उसके बारे में जो है चर्चा की गई है। अब मुख्य तथ्य में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे अब इसका उद्देश्य क्या है, मंत्रिपरिषद ने यानी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2015 के स्थान पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन और अनुरक्षण नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की है, 2024 को स्वीकृति प्रदान की है, सॉरी। देखिए, कोई भी नीति जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी 2015 में आई, अब लोग कहेंगे कि 2024 में इसमें क्यों बदलाव किया जाता है। देखिए, इंसान की जो गति होती है, समाज की जो गति होती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, आवश्यकताएं बदलती भी हैं, इंसान का पर्सपेक्टिव बदलता है, उसका दायरा बदलता है, उसके सोचने का ढंग बदलता है, क्योंकि इंसान हमेशा अद्यतन सोचने की ओर उन्मुख होता है। विज्ञान की गति कभी पश्च नहीं होती, अग्रगति होती है, आगे बढ़ने की ओर इंसान आगे बढ़ता है। और अगर इंसान लगातार आगे बढ़ेगा तो उसके पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा, उसकी आवश्यकताएं बदलेंगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी भी। और इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए पॉलिसीज में अमेंडमेंट किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, और संशोधन के तहत एक बेहतर निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, बेहतर टारगेटेड चीज़ें रहें। अगर आपको बहुत सरल तरीके से और इसको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए कि कोई स्कीम शुरू हुई, सरकार की कोई स्कीम शुरू हुई, और स्कीम का टारगेट जो है, मैं फिर आपको बताऊंगा कि वो वर्ग है जो बीपीएल वर्ग है, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला वर्ग इसका टारगेट है, पॉवर्टी लाइन। मान लीजिए कोई सरकार ने योजना शुरू की कि भाई बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, इसमें प्रत्येक परिवार को अगर उनके एक बच्चा होगा तो उनको 5,000 प्रति माह का एक भत्ता दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा, ताकि उस बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल पाए। अब ये योजना शुरू हुई 2015 में, मान लीजिए। अब 15 में जब ये योजना शुरू हुई तो बीपीएल कार्ड धारक बनाने की संख्या बढ़ गई। मान लीजिए कि स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ गया, बहुत सारे लोगों ने चाहा कि भाई बीपीएल बनवा लेंगे तो 5,000 हमको मिलने लगेगा। और बहुत सारा जो लोअर मिडिल क्लास है, एक बड़ा तबका लोअर मिडिल क्लास, वो खुद भी शिक्षा से बहुत हद तक महरूम की स्थिति में रहता है, तो वो भी चाहेगा कि इस दायरे में आए। तो सरकार को, जब सरकार देखेगी, योजनाओं का कार्यान्वयन करेगी, 2 साल मान लीजिए उसने किया, तो उसके दिमाग में, उसके मशीनरी के मस्तिष्क में, उसके मशीनरी के ब्रेन में ये चीज़ आएगी कि भाई इस योजना का कार्यान्वयन अगर इस तरीके से नहीं, अगर दूसरे तरीके से किया जाए, कुछ और अमेंडमेंट किए जाए तो और बेहतर कार्यान्वयन हो सकता है। इसलिए उस योजना में परिवर्तन करके, मान लीजिए 2015 में कोई पॉलिसी थी, इसी पॉलिसी को 2024 में कुछ चीज़ें चेंज करके लाया गया, तो इस योजना का कार्यान्वयन बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसीलिए योजनाओं में जो है लगातार नीतियों में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जाती है, उसमें बदलाव किया भी जाता है। तो ये योजना का मामला है। तो ये जो है दूसरी योजना थी। अब मैं तीसरी योजना की चर्चा करूंगा जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। देखिए, मैं आपको कुछ पेज दिखा दूंगा इसमें, बाकी आप किताब देखिएगा, किताब पढ़िएगा तो आपको बेहतर तरीके से अनुमान हो पाएगा कि कैसे इसमें योजनाओं को कवर किया गया है और किस मेथड से कवर किया गया है, ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना क्रिएट हो पाए। जैसे मैं जिस योजना की अब बात करने जा रहा हूँ, ये योजना आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण योजना है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इस योजना का जो संबंध है वो है सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर से है इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि टेक्नोलॉजी की एक नई विधा बहुत तेजी से प्रचारित हो रही है पूरी दुनिया में। तो उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के संदर्भ में इस योजना में बताया गया है। फिर शुरुआत में वही जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 को अनुमोदित किया गया, इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। अब पहला सवाल तो यही आ जाएगा कि कब सेमीकंडक्टर नीति को अनुमोदित किया गया। प्री में तो मान लीजिए पूछ लेगा कब किया गया, तो आपको याद रहेगा कि जनवरी में किया गया है। लेकिन मेंस में ये और भी महत्वपूर्ण योजना है। कैसे महत्वपूर्ण है मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इस योजना के उद्देश्य के संदर्भ में चर्चा की गई है और उद्देश्य से संबंधित, देखिए ये चीज आप समझ लीजिए, उद्देश्य
कई बार आप पूछते होंगे, देखिए जब आप मेंस में सवाल में अटेम्प्ट करेंगे तो आप कीवर्ड पे बहुत ध्यान दीजिए। कीवर्ड जैसे कीवर्ड में पूछ लिया ऑब्जेक्टिव्स, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव, हिंदी में उद्देश्य की चर्चा की गई। और अगर सेमीकंडक्टर नीति के उद्देश्य की चर्चा की गई तो आपको उद्देश्य लिखना है, उससे भटकना नहीं है। तो उद्देश्य के संदर्भ में बताया गया है, देखेंगे क्या उद्देश्य है इसका। उत्तर प्रदेश में एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम, सुदृढ़ सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम एक चैम्बर समझ लीजिए, इकोसिस्टम समझ लीजिए, ये इकोसिस्टम है, मान लीजिए ये इकोसिस्टम है एक तरह का, एक चैम्बर है। तो ये जो है इसके अंदर सेमीकंडक्टर सुदृढ़ चैम्बर बनाना है, यानी उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर के हब के रूप में डेवलप करना है। सेमीकंडक्टर के हब के रूप में उत्तर प्रदेश को डेवलप करना है, यूपी। ये पहला उद्देश्य इसका है, सबसे पहला उद्देश्य यही है कि इसको सेमीकंडक्टर के एक हब के रूप में इसको निर्मित करना है उत्तर प्रदेश को, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देगा, आर्थिक वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देगा, रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने तथा सामरिक महत्व के क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगा। ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो है वो ये है कि उन्नत डिजाइन और परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास। अब ये क्या होता है? बुनियादी ढांचा, देखिए बुनियादी ढांचा एक तरह का ऐसा ढांचा होता है जिसके आधार पर कोई इनोवेशन किया जाता है। अगर हम और आपको क्लियरली समझाएं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपको सेमीकंडक्टर चिप बनाना है, सेमीकंडक्टर चिप बनाना है, मान लीजिए किसी जगह बनाना है। तो सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले रॉ मटेरियल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। रॉ मटेरियल मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, अगर एल्यूमिनियम होगी, जो भी, मतलब मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं जाऊँगा, बस आप इसको समझिए। रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल के साथ साथ आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। लेबर भी दो तरह का होगा। पहला लेबर होगा जो अनस्किल्ड लेबर होगा, अनस्किल्ड लेबर जिसमें कौशल की बहुत खास आवश्यकता नहीं होगी, जिसको मजदूर कहा जाता है अगर मैं बहुत क्लियरली कहूँ तो। दूसरा जो लेबर होगा वो स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी, स्किल्ड लेबर। ये स्किल्ड लेबर बहुत महत्वपूर्ण होगा, जैसे इंजीनियर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। और तीसरी चीज़ जो होगी वो मशीनरी होगी। मशीनरी यानी इसको निर्मित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मशीन कौन सी लगेंगी, कहाँ से लाई जाएंगी, उनका निर्माण कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और इन सारी चीज़ों को अगर मिला दिया जाए, इन सारी चीज़ों को अगर मिला दिया जाए, तब इसी को कहा जाता है अधोसंरचना, इसी को कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उसका बेस निर्मित करना, इसी को कहा जाता है। तो इसमें इसी की चर्चा की गई है। उन्नत डिजाइन और परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, यही बुनियादी ढांचा है जो मैंने आपको बताया, जिसमें लेबर आएगा, स्किल्ड लेबर होगा, अनस्किल्ड लेबर होगा, रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल के साथ साथ बिल्डिंग होगी। बिल्डिंग मतलब कैपिटल हो गए, वो भी बिल्डिंग भी एक कैपिटल ही है। और खैर मैं कैपिटल के और अंदर नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा आप समझ लीजिए, साधारण तरीके से चीज़ों को समझ लीजिए। स्टार्टअप और निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच उनकी उच्चतम क्षमता को अनलॉक करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाना। तो ये चीज़ जो है इसके उद्देश्य के संदर्भ में आप इसको समझ लीजिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं इतना आपको बता इसलिए रहा हूँ कि हमने योजनाओं को जब कवर किया है तो हमने ये समझने का प्रयास किया है कि आपका कोई भी एस्पेक्ट, योजनाओं को कवर करने की दिशा में कोई एस्पेक्ट, चाहे वो प्री का एस्पेक्ट हो, मेंस का एस्पेक्ट हो, या कभी आप अगर साक्षात्कार में जाएं, इंटरव्यू में जाएं, तो एग्जामिनर अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले तो आप इतनी आपके अंदर जागरूकता रहे कि आप तुरंत उसका जो है आंसर कर पाएं। ये योजना जिसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति। इस समय अक्सर आप देखते होंगे कि भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं इस शब्द की। तो इस योजना में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या पहले की गई, क्या प्रयास किए गए, इसके बारे में बताया गया है। ये योजना राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू है और केंद्र स्तर पर भी इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है वो देख लेते हैं। फिर वही 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रख्यापित की गई।
यानी इसकी संस्तुति दे दी गई। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक या जब तक राज्य सरकार इस नीति में संशोधन नहीं करती है, नई नीति को अधिसूचित नहीं करती है, वैध और परिचालन में रहेगी। यानी अगर ये लागू हो जाएगी तो जब तक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नई योजना को अनाउंस नहीं करती तब तक ये योजना अस्तित्व में रहेगी। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस नीति का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन संबंधित नीतियों को लागू करना और तदनुसार सहयोग प्रदान करना है। यानी सेंटर स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन जो नीति या मिशन लागू किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश कैसे कोऑपरेट कर सकता है, इसके संदर्भ में इस योजना में चर्चा की गई है। अगला है ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पाद सुविधाओं और ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उत्पाद निर्माण इकाइयों में निवेश को स्थापित करने और बढ़ावा देने के लिए व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाना एवं राजकोषीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन करके ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया निर्माण और उसके बाजार को आगे बढ़ाना है। ये 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य इस योजना के संदर्भ में व्यक्त किए गए हैं, अभिव्यक्त किए गए हैं। और भी चीजें हैं, मतलब इस योजना से संबंधित जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है, ये भी कई बार मेंस में पूछ लेता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। तो इसमें लक्ष्य क्या है, लक्ष्य पर ध्यान रखिएगा। कई बार प्री में भी पूछ लेगा लक्ष्य क्या है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया का 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि अर्जुन की निगाह मछली वाली स्थिति है। अगर आप इस पर निगाह डालेंगे, इसको तुरंत अंडरलाइन करिए। ये आपको प्री में पूछ सकता है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। विकल्प में दे देगा कि 2 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन, विकल्प में दे देगा 3 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन, विकल्प में दे देगा 4 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन, विकल्प में दे देगा 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन। तो आप बताएंगे कि 1 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन। देखिए, ट्रिक भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन, उत्तर प्रदेश के योगी जी कहते हैं कि हम 1 ट्रिलियन करेंगे, तो आप यहां से जोड़ लीजिए कि 1 मिलियन मीट्रिक टन। मतलब आपको एक ट्रिक अपनानी होगी। ट्रिक के माध्यम से आप फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया ट्रिक तो मैं आपको बताऊं कि आप ट्रिक नहीं करें, आप बार बार पढ़ें कंटेंट को। अगर बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। और कंटेंट के साथ साथ हाँ, शब्दों पर भी गौर करिए। ऐसा ना हो कि आप 2 शब्द पढ़ें और तीसरे शब्द पर ध्यान ही ना दें। तो आगे जो है इसका लक्ष्य क्या है, प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप हाइड्रोजन खपत करने वाले क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया के उपभोग को बढ़ावा देना है। यानी जो जो क्षेत्र जहां जहां ये संभावना बन रही हो, जहां जहां ये पॉसिबिलिटी बन रही हो कि वहां अमोनिया और हाइड्रोजन की खपत बढ़ाई जा सकती है, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां उनको बढ़ाना है। अगला है अनुसंधान विकास और तकनीकी नवाचार गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए 4 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना। ये भी पूछ सकता है कि इस पॉलिसी के तहत कितने उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है, 4, 5, 6, 2, 1 जो भी, तो आप कहेंगे 4। आगे बढ़ जाते हैं। फिर है उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचार प्रचालन सुरक्षा नीति। मतलब कुल मिलाकर हमने इस किताब में हर चीज वो जो किसी योजना में हो सकती है उनको जो है हमने दिखाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपको कोई भी चीज़ आपको छूट ही ना पाए। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट की डिटेलिंग देकर वीडियो को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी स्कीम शुरू होती है उसमें जो प्री का सवाल होता है वो पूछता है कब। इसमें कब कवर किया गया है, ये प्री का प्रश्न है। किसके द्वारा, ये प्री का प्रश्न है। फिर इसमें फाइनेंशियल एलोकेशन यानी वित्तीय जो स्थिति है, कितने रुपए का बजट है, क्या है, ये भी प्री का प्रश्न है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये प्री का भी प्रश्न है और मेंस का भी प्रश्न है। अगर कोई योजना पुरानी चल रही है तो उसकी स्थिति क्या है, स्टेटस, ये प्री का भी प्रश्न है, मेंस का भी प्रश्न है। अब कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे प्रश्न पूछ लिया कि मनरेगा
के लिए 2024-25 में कितने का बजट आवंटित किया गया है? कितने का बजट आवंटित किया गया है? प्रश्न विकल्प आ गया 60,000 CR 60,000 करोड़, दूसरा विकल्प आ गया 87,000 करोड़, तीसरा विकल्प आ गया 90,000 करोड़ और चौथा विकल्प आ गया 102,000 करोड़। तो आपको इसमें से टिक करना रहेगा। या फिर कोई प्रश्न पूछ लिया, मान लीजिए पोषण अभियान पूछ लिया। पोषण अभियान किस मिनिस्ट्री की योजना है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री, महिला और बाल विकास। तो आप क्या बताएंगे? मतलब इस तरह की चीजें जो है इसमें की गई हैं। तो योजनाएं कार्यक्रम जो किताब हमारी है, योजनाएं नीतियां एवं कार्यक्रम, ये जो बुक है हमारी, ये किताब 2025 वर्जन है। इस किताब, ये किताब यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीएससी, सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, या उन सभी राज्यों में, हरियाणा पीएससी मान लीजिए, उन सभी राज्यों में जहां हिंदी भाषा बोली जाती है, लिखी जाती है, उन सभी राज्यों में किताब बहुत महत्वपूर्ण है। और आशा करता हूं आपको ये किताब पसंद आएगी। और आप जब हमारे ऐप पे जाएंगे तो इस किताब को जब आप देखिए, इस कवर को, तो वहाँ कुछ सैंपल पेज दिए गए हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे आप देख सकते हैं। इन सैंपल पेजेस को आप देख लीजिए। अगर आपको किताब अच्छी लगती है तो आप किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। किताब का जो रेट है 175 रुपये है। और मैं अपने एडिटर साहब से कहूँगा कि इसको कमेंट में जो है पिन कर दिया जाए इस किताब को खरीदने का लिंक। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अपना जवाब, अपना सुझाव ज़रूर दें। और किताब में और क्या चाहते हैं, और क्या बेहतर चाहते हैं, क्या चाहते हैं घटना चक्र क्या क्या आपके लिए करे, कैसी कैसी पहले करें, आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो में अगर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।